वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड, डॉक्टर सुनील गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था किस प्रकार से मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, जिसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड है, और उन मेथड पर बेस हम एक प्रॉब्लम भी आपको बताएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मॉड्यूल नंबर 1 है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम यहाँ पर फाइनाइट डिफरेंस मेथड की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज हम बात करें फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि हम कैसे पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं फाइनाइट डिफरेंस मेथड से। तो आप देखेंगे कि यहां पर हमने क्या किया हुआ, को भी हमने एक एक्स वाई प्लेन यहां पर कंसीडर किया हुआ है, को भी हमने एक एक्स वाई प्लेन कंसीडर किया हुआ है, और इस एक्स वाई प्लेन को हमने रीजन आर पे लिया हुआ है, जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है कई रेक्टेंगुलर नेटवर्क ऑफ स्लाइड्स के फॉर्म में। हमने यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है कि डेल्टा एक्स हमारे पास जो है वो एक्स के बराबर और डेल्टा वाई जो है वो के बराबर है। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर मैंने पूरा एक रीजन ले रखा है, और ये मेरे पास पूरा एक मैश मैंने बना रखा है, जिसको हम ग्रिड कह सकते हैं। यहां पर हमने जो एक्स एक्सिस पे जो लेंथ ले रखी है वो एक्स के बराबर ले रखी है, और वाई एक्सिस पे जो लेंथ जो है हमने के इक्वल ले रखी है। अब जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे मूव करते जाते तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ पर एक्स वाई ले रखा है। एक्स में अगर हम एक्स एक्सिस मूव करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h, देन एक्स हमारे पास एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h हमारे पास मिलेगा। सिमिलरली यदि अगर हम यहाँ पर y की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं तो y प्लस के, y प्लस 2 के मिलेगा, और y की नेगेटिव डायरेक्शन मिलेंगे तो y माइनस के और y माइनस 2 के मिलेगा। अब हम करने वाले क्या है, हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि हम इस ग्रिड को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं i और j की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि h और k जो हमारे पास है वो 1 के इक्वल है। क्या है, आपके पास h और जो k है वो 1 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि हमने जो मैच ले रखा है वो स्क्वायर हो गया आपके पास, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हमारे पास इक्वल हो गई। उसके बाद हमने x इक्वल टू आई एच ले रखा है, y इक्वल टू वाई जे ले रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x इक्वल टू अगर आई एच लेते हैं और हमारे पास h की वैल्यू बने तो इसका मतलब ये हुआ कि x i के बराबर हो गया, और y जो हो गया वो हमारे पास j के इक्वल हो गया। दैट मींस हमारे पास जो कोऑर्डिनेट जो हमारे पास होगा x y वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा u i j के अंदर। तो अब देखिएगा यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट ले रखा है i j। अब जैसे हम यहाँ पर x डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि i प्लस 1, i प्लस 2, देन i प्लस 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम x की नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे तो i माइनस 1 और i माइनस 2 मिलेगा। देन अगर हम y की डायरेक्शन में अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करते हैं तो j प्लस 1 और j प्लस 2 मिलेगा, और j की अगर y की नेगेटिव डायरेक्शन मूव करते हैं तो j माइनस 1 और j माइनस 2 होगा। देखिए यहाँ पर इस ग्रिड को समझाने का मतलब ये है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द i j। i प्लस 1 का मतलब क्या है, i प्लस 2 का मतलब क्या है, i माइनस 1 का मतलब क्या है, i माइनस 2 का मतलब क्या है, j प्लस 1 क्या है, j माइनस 1 क्या है, j प्लस 2 क्या है, j माइनस 2 क्या है। अब देखिए अब नेक्स्ट, अब इसका मेन यूज हमारे पास जो है हम पार्शियल डेरिवेटिव में यूज करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव में यूज कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। सपोज u इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव हम जानते हैं कि del u by del x जो होता है वो लिखा था लिमिट x टेंड टू 0 u ऑफ x प्लस एच वाई माइनस u ऑफ एक्स वाई, जिसको हम लिख सकते हैं u ऑफ x प्लस वाई माइनस u ऑफ एक्स वाई ऑर्डर ऑफ x। ऑर्डर ऑफ x का मतलब ये होता है कई बार हमारे पास क्या होता है, किसी फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास जनरेट होती है, तो उनको हमने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ x ले लिया। अगर आप इन ऑर्डर ऑफ x को अगर कंसीडर ना करें तो मान के चलिए एक प्रकार का ये एरर है, ठीक है। अगर हम इसके मूव करते हैं तो यहाँ पर आप इस डायरेक्शन को देखिएगा ध्यान से। अगर मान लिया अगर हमारे पास ये x है तो आपके पास ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या होगा x प्लस, ये आपके पास मान लो कि हमारे पास x y है तो ये हमारे पास क्या होगा x प्लस h हमारे पास होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी को अगर हम चाहे तो u ऑफ एक्स वाई माइनस u ऑफ एक्स माइनस एच वाई लिख सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। सिमिलरली अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो x माइनस एच वाई माइनस 2 u ऑफ एक्स वाई प्लस u ऑफ एक्स प्लस एच वाई होगा।
ये जो भी हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूले कहलाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस u ऑफ एक्स वाई को हम कन्वर्ट करने वाले हैं u ऑफ आई एच जे के में। ऑब्वियसली यहां पर हमने ये माना हुआ है कि h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास u ऑफ एक्स वाई जो है वो अल्टीमेटली रिप्रेजेंट करेगा u ऑफ आई जे को, और u ऑफ आई जे को हम यहां पर जो लिख रहे हैं वो हमारा नोटेशन जो है हमारे पास कुछ इस प्रकार से u कॉमा जे। ओके, तो आप देखेंगे कि यहां पर लिखा है u ऑफ एक्स प्लस एच, तो यहां पर लिख दिया u आई प्लस 1 जे माइनस u आई जे अपॉन ऑफ एच। इसी प्रकार हम ux को चाहे तो हम लिख सकते हैं u आई जे माइनस u आई माइनस 1 ऑफ जे प्लस ऑर्डर ऑफ h डिवाइडेड बाय h। ऑब्वियसली हमने h की वैल्यू यहां पर 1 मानी हुई है। अब हम क्या करेंगे, हमारा बेसिकली हम इस फॉर्मूले को हम यहां पर यूज करेंगे ux को। इसको हमने फॉरवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमने बैकवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी का यदि हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखें, यानी कि डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखें, तो आपके पास ux माइनस एच वाई को लिखेंगे u आई माइनस 1 बाय u आई माइनस 1 जे माइनस 2 u आई जे प्लस u आई प्लस 1 जे अपॉन ऑफ एच स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेते तो हमारे पास ये वैल्यू खत्म आएगी। तो अब हम करने वाले क्या, इसी प्रकार से अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव देखना चाहते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हमारे पास लिखा आएगा u आई जे प्लस 1 माइनस u आई जे डिवाइडेड बाई k। देन u y को अगर बैकवर्ड डिफरेंस में देखना है तो u आई जे माइनस u आई जे माइनस 1। इसी का अगर हम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव देखना चाहते तो हमारे पास डेल टू u बाय डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर होगा u आई जे माइनस 1 माइनस 2 u आई जे प्लस u आई जे प्लस 1 अपॉन ऑफ k स्क्वायर। अब हम इनकी हेल्प से हम यहाँ पर जो लाप्लास इक्वेशन होती है, लाप्लास इक्वेशन को किस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंप्लीफाई किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, वो हमारा बेसिकली पर्पस है। क्योंकि लाप्लास इक्वेशन में हमारे पास सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव आते हैं, जिसको बोलते हैं हम डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर। तो हमको ये पता होना जरूरी है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को अगर हम यू आई जे की फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। इसलिए आपको ये पूरा हमको इंट्रोडक्शन की फॉर्म में आपको दिया हुआ है। अब समझिएगा, लाप्लास इक्वेशन को हम सेकंड ऑर्डर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लाप्लास इक्वेशन को थर्ड ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम सेकंड ऑर्डर में लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर जो भी मैथ सॉल्व कर रहे हैं वो एक्स वाई प्लेन पे सॉल्व कर। तो हमारे पास वी नो दैट द लाप्लास इक्वेशन एक्स वाई प्लेन इज डेल टू यू इक्वल टू डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी आपने देखा कि अभी हमने यहाँ पर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली थी बट यू आई माइनस 1 जे माइनस 2 यू आई जे प्लस यू आई प्लस 1 जे अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाली। सिमिलरली डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली वो हमने निकाली यू आई जे माइनस 1 माइनस 2 यू आई जे प्लस यू आई जे प्लस 1 अपॉन ऑफ के स्क्वायर। अब जैसे कि हमने क्या करा, क्योंकि हम इसको स्क्वायर मैच के हिसाब से सॉल्व करना चाहते तो हमने एच और के की वैल्यू को हमने यहाँ पर इक्वल ले लिया। अगर हम एच और के की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर इक्वल ले लेते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपके पास डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर दोनों डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी तो ऑब्वियसली यहां से ये एच स्क्वायर यहां से क्रॉस होकर ये आपको 0 के इक्वल मिल जाएगा। यानी कि आपके पास जो टर्म्स बचेंगी वो यू आई माइनस 1 जे माइनस 2 यू आई जे प्लस यू आई प्लस 1 जे प्लस यू आई जे माइनस 1 माइनस 2 यू आई जे प्लस यू आई जे प्लस 1 मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा कि यहाँ पर 2 यू आई जे हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारे पास ऐड हो रही है, तो हम इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, बाकी सबको हम राइट हैंड साइड पे रखते हैं। तो हमारे पास 4 यू आई जे हमारे पास मिल जाएगा। यू आई माइनस 1 जे प्लस यू आई प्लस 1 जे प्लस यू आई जे माइनस 1 और प्लस यू आई जे प्लस 1। तो फाइनली हमारे पास जो लाप्लास इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास आई और जे की फॉर्म में हमारे पास लिखाएगा। दिस इज यू आई जे इक्वल टू 1/4 यू आई माइनस 1 जे प्लस यू आई प्लस 1 जे प्लस यू आई जे माइनस 1 प्लस यू आई जे प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें किसी भी मैथ्स को अगर हमें यहाँ पर सॉल्व करना है तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है, हमें दो फॉर्मूले अच्छी तरह आना चाहिए। पहला फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SFPF, और दूसरा फॉर्मूला होता है डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर DFPF।
तो यहाँ पर समझते हैं कि कैसे हम यहाँ पर एसएफपीएफ को याद कर सकते हैं। तो एसएफपीएफ को याद करने का सिंपल सा तरीका हमारे पास ये है कि अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, इस डायग्राम को आप देखेंगे तो मान लो अगर हम यहाँ पर सेंटर में खड़े हुए हैं, तो अगर हम इस सेंटर पे खड़े हुए हैं तो हमें क्या करना है कि हमारे पास सीधे हाथ की वैल्यू को कंसीडर करना है, देन हमारे पास हमें बॉडी को लेके चलना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, देखेंगे यू आई माइनस वन जे प्लस यू आई प्लस वन जे डिवाइड प्लस यू आई जे प्लस वन और यू आई जे माइनस वन डिवाइडेड बाय 4। तो ऐसी कंडीशन में हमारा फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो सिंपल सा है कि हम अगर जब भी अगर एसएफपीएफ का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे करके याद करेंगे कि इस वैल्यू को हमने सेंटर में रखा, देन फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय 4। तो ये एसएफपीएफ को याद करने का सिंपल सा तरीका है। अब बात करते हैं डायगोनल का फॉर्मूला। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी देख सकते हैं कि यू आई जे आई इक्वल टू 1/4 ई ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ऐसे करके भी आप सिंपल सा लॉजिक हमारे पास है। नेक्स्ट हमारा है डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला जिसको बोलते हैं डीएफपीएफ। तो डीएफपीएफ का लॉजिक क्या है? डीएफपीएफ का लॉजिक हमारे पास ये है कि मान लो अगर हमारे पास इस तरीके से हमारे पास कोई भी एक लाइन दी हुई है और ये हमारे पास दूसरी, हमारे पास ये इसके डायगोनल वैल्यूज है और ये इसके डायगोनल वैल्यूज है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे हम सेंटर के अंदर, देन फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू देन थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय 4। इस तरीके से हमको याद करना है। तो अगर हम यहाँ पर मैच के फॉर्म में देखते हैं तो हमारे पास ये जो मैच के फॉर्म में ये हमारे पास यू आई जी हो गई, यू आई जी हो गई। तो पहले हमने लिखा है यहाँ पर यू आई माइनस वन जे प्लस वन डिवाइडेड, सॉरी यू आई माइनस वन जे प्लस वन प्लस यू आई प्लस वन जे माइनस वन देन प्लस यू आई प्लस वन जे प्लस वन देन यू आई माइनस वन जे माइनस वन। यानी कि एक बार हमें लेना आई, एक बार हमें लेना आई माइनस वन, आई प्लस वन देन जे माइनस वन और जे प्लस वन। ऐसे करके हम लेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू होगी। तो हमारे 4 का हम वहां पर डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ चीजों का ध्यान रखना है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो वी आर जस्टिफाइड इन यूजिंग दिस फॉर्मूला सिंस द लाप्लास इक्वेशन रिमेन invariant when the coordinate axes are rotated through the 45 degree and coincide with the diagonal in the new position. However, the standard 5-point formula is preferred to the diagonal 5-point formula as the error in the latter is 4 times in the former. तो देखिए अब इसका हमें इतना ज्यादा हमें ध्यान नहीं रखना है, लेकिन हमें क्वेश्चन में मीनिंग समझ में आना जरूरी है कि कैसे इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन को जब हम निकालते हैं तो किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं, उनको ध्यान से समझिएगा। और जब आप इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, आज का लेक्चर आप पूरा देख लेंगे तो लेक्चर के लास्ट में हम यहाँ पर कुछ आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम देंगे। उस ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम की हेल्प से आपको बताना है कि उसका आंसर क्या होगा और उसका आंसर आपको लेक्चर के कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, कंसिडर द लाप्लास इक्वेशन del 2u by del x square plus del 2u by del y square equal to हमने 0 लिया in the square bounded region R with the boundary C, let R be divided into a network of a small square of side H. Let the values of u of x y on the boundary C be given by bi, हमने यहाँ पर बाउंड्रीज को हमने bi से रिप्रेजेंट किया हुआ है, and let the interior match point in the boundary point be as shown in the figure. और साथ में हमने यहाँ पर इसके इंटीरियर मैच पॉइंट को हमने यहाँ पर u1, u2, ui से रिप्रेजेंट किया हुआ है। We know that the value of u of x y satisfying the Laplace equation can be replaced by the either of SFPF यानी कि standard 5-point formula और diagonal 5-point formula to start the iteration process initially। हम अपने इनिशियल प्रोसेस को इटरेट करेंगे। We find the value of u at the interior point and then improve then iterative process। अब देखिए, अब आप इस मैच को ध्यान से देखिएगा, हमने जितनी भी यहाँ पर बाउंड्री की वैल्यू दे रखी है वो हमने बी से रिप्रेजेंट करी हुई है। इसके अलावा जो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट जो हमारे पास है वो हमने u1, u2, u9 से हमने रिप्रेजेंट किए हुए। अब देखिए, अब मान लीजिए हमें यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू निकालनी है, हमें u5 की। क्या निकालना है? हमें u5 की वैल्यू को हमें निकालना है। तो u5 की वैल्यू को निकालने के लिए बिल्कुल एक बात ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से निकाली जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, u5 को निकालने के लिए हम करेंगे b3 प्लस b11 प्लस b15 प्लस b7 डिवाइडेड बाय 4। इसी प्रकार जब हमारे पास u5 की वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद नेक्स्ट निकालेंगे u1 की वैल्यू, जिसको हम डायगोनल 5-point फॉर्मूले से निकालेंगे।
तो सबसे पहले हम निकालना है u1 की वैल्यू। तो u1 की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे b15 प्लस b11 प्लस b13 प्लस u5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, देन उसके बाद हम u3 की वैल्यू को निकालेंगे। तो u3 की वैल्यू निकालने के लिए हम u5 प्लस b9 प्लस b11 प्लस b7 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। देन इसके बाद हम निकालेंगे u7 की वैल्यू। तो u7 की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे b3 प्लस b7 प्लस u5 प्लस b5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम निकालेंगे u9 की वैल्यू। तो u9 की वैल्यू निकालने का तरीका होगा b1 प्लस u5 प्लस b15 प्लस b3 डिवाइडेड बाय 4। तो इस प्रकार से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे इसमें वैल्यू जो है हमें वैल्यू निकालनी है। इसके बाद हमें जो वैल्यूज निकालनी है वो वैल्यू हमें निकालनी है कि आपकी u2, u4, u6 और u8 की वैल्यू। अब देखिए u2, u4 और u6 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम u2 की वैल्यू को। u2 की वैल्यू निकालना चाहते तो हमने यहां पर डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला का यूज किया हुआ u6 प्लस b10 प्लस b12 प्लस u4 डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर हमने u2 की वैल्यू निकाली थी, कैसे निकाली? दिस इज u5, यहां पर स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। देखिए जब भी अगर हम ये वैल्यू निकालना तो एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें प्रीवियस वैल्यू पता होगी तो भी उसका हमें यूज करना है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं u2 को डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूले से निकालना चाहता हूं तो मैं नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि अगर u2 को मैं डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे u4 का यूज करना पड़ेगा, जबकि मेरे पास अभी u4 नहीं आया हुआ है। तो यहां पर हमने u2 की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहां पर SFPF का यूज किया हुआ है। तो हमने u2 इक्वल टू हो गया 1/4 u5 प्लस b11 u1 प्लस u3, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास u5 भी है, b11 भी है, u1 भी है और u3 भी हमारे पास है। नेक्स्ट हम निकालना है यहां पर u4 की वैल्यू। अब u4 की वैल्यू निकालेंगे, फिर से हम स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो u5 प्लस b7 प्लस u7 प्लस u3 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। नेक्स्ट निकालना है हम यहां पर u8 की वैल्यू। तो u8 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो u8 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? दिस इज b3 प्लस bu5 प्लस u9 प्लस u7 डिवाइडेड बाय 4 होगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे u6 की वैल्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? b15 प्लस u5 प्लस b2 प्लस u9 प्लस u1। फिर से बोल देता हूं, u6 की वैल्यू होगी b15 प्लस u5 u9 प्लस u1। इस प्रकार से वैल्यू निकालेंगे। तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि जो भी हमें वैल्यू निकालनी है हमें उसको इस प्रकार से वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास प्रीवियस डेटा मेरे पास होना चाहिए। अगर प्रीवियस डेटा मेरे पास नहीं होगा तो मैं वैल्यू वो नहीं निकाल पाऊंगा। ओके, तो आप समझे। इसके बाद हम यहां पर आपको एक कैलकुलेशन, अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहां पर कुछ लॉजिक अप्लाई करने पड़ते हैं, वो समझ लीजिए। इटरेटिव मेथड, कौन कौन से हमें इटरेटिव मेथड यूज कर सकते हैं जैसे सॉल्व करने के लिए? बहुत सारे इटरेटिव मेथड होते हैं, लेकिन यहां पर मैं स्पेशली आपको दो ही फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूं जो कि हमारे पास है। जैकोबी इटरेशन मेथड, जिसको हम पॉइंट जैकोबी मेथड के नाम से जानते हैं, और दूसरा गॉस सीडल इटरेशन मेथड। हमें बेसिकली ये फॉर्मूले याद नहीं करने, बस मैं आपको उसका लॉजिक बताऊंगा कि अप्लाई कैसे किया जाता है। तो पहला है जैकोबी इटरेटिव मेथड और पॉइंट जैकोबी मेथड। इफ uijn denote the nth derivative iterative values of uij for the interior match point, then the iterative formula, जो हमने प्रीवियसली जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया हुआ था, जो कि हमने SFPF के अंदर हमने फॉर्मूला निकाला था स्टैंडर्ड लाप्लास इक्वेशन का, बस आपको यहां पर उसके ऊपर n+1 लिख देना और बाकी सब अंदर हमें n लिख देना है। तो इटरेटिव मेथड ऑफ जैकोबी इटरेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जब पहला अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो आपको इनिशियल वैल्यू कंसीडर करनी है, जब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू यूज करनी है। ये हमारा जैकोबी इटरेशन मेथड कहलाता है। जैकोबी इटरेशन मेथड के ड्रॉबैक क्या क्या है? तो टू कन्वर्जेंसी ऑफ द जैकोबी इटरेशन मेथड इज वेरी स्लो, बहुत स्लो काम करता है। और अगर हमें इसका सोल्यूशन निकालना होता है हम 2 प्लेस ऑफ डेसिमल पे निकालते हैं। हमने यहाँ पर एटलीस्ट निकाला हुआ है, लेकिन हम क्वेश्चन में इसको 3 प्लेस ऑफ डेसिमल पर निकाल के आपको बताएंगे। सेकेंड हमारा मेथड है गॉस सीडल इटरेशन मेथड। गॉस सीडल इटरेशन मेथड का मतलब ये है, ये जो मेथड जो होता है ये हमारे पास सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, यानी कि आपने जैसे जैसे वैल्यू हमारे पास निकलती आ रही है वो वैसे वैसे यूज होती चली जाती है। कैसे यूज होगी, किस प्रकार से यूज होगी, वो मैं आपको क्वेश्चन में आपको ज्यादा अच्छी तरह से बता पाऊंगा। तो दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। दैट इज दिस मेथड यूटिलाइज the latest iterative values available. Also this method scale the match point symmetrically from the left to right along the successive row. It is given by
यू आई जे एन प्लस वन इक्वल टू ऑफ दिस मच। हमको ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको अच्छी तरीके से वहां पे समझ में आएगा। तो आज मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं आपको गॉस सीडल इटरेशन मेथड पे कराऊंगा, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो जैकोबी इटरेशन मेथड पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब गॉस सीडल इटरेशन मेथड को सॉल्व करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। गॉस सीडल मेथड इज सिंपल एंड कैन बी एडॉप्टेड टू कंप्यूटर कैलकुलेशन। इससे हमारे कंप्यूटर के कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो जाते हैं। द कन्वर्जेंसी ऑफ द गॉस सीडल इटरेशन मेथड ट्वाइस द जैकोबी, यानी कि अगर हमारे पास कोई आंसर जैकोबी में अगर हमें 10 पे मिलता है तो यहां पर हमें 5 या 6 में वो आंसर मिल जाएगा। नंबर 3, द एक्यूरेसी ऑफ द कैलकुलेशन डिपेंड ऑन द मैश साइज। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास मैश साइज क्या है। स्मॉलर द एच बेटर द एक्यूरेसी। जितना आपके पास एच की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी उतनी आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती चलेगी। बट इफ एच इज टू स्मॉल इट मे इंक्रीज द राउंडिंग ऑफ एरर, यानी कि हमारे पास राउंडिंग एरर जनरेट होने लगेगा। आल्सो इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कंप्यूटेशन, यहां पर आपके पास कंप्यूटेशन की स्किल भी इंक्रीज होती जाएगी। टू फाइंड द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द एटलीस्ट 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो हम क्या करेंगे, जो भी हम जैकोबी इटरेशन मेथड या गॉस सीडल इटरेशन मेथड कर रहे हैं उन दोनों को हम यहाँ पर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल पर सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जा रहा है। तो आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन कर रख लीजिएगा, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से बताऊंगा कि जैकोबी इटरेशन मेथड को हम कितनी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 1 है, सॉल्व द एलिप्टिक इक्वेशन del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर द स्क्वायर मैश विद द बाउंड्री वैल्यूज एज शोन इन द फिगर बाय द गॉस सीडल इटरेशन मेथड। अब देखिए यहां पर हमारे पास डिफरेंट टाइप की आपको ग्रिड दी होगी या आपको यहां पर मैश दी होगी। तो यहां पर हमने पहली मैश हमने ऐसी कंसिडर करी हुई है जो कि हमारे पास स्क्वायर मैश है। और स्क्वायर मैश की खास बात ये कि आप देखेंगे कि यहां पे 1 2 3 यानी कि एक्स एक्स में भी 3 का डिफरेंस है और वाई एक्सेस में भी 1 2 3 और वाई एक्सेस में भी आपके पास 3 का डिफरेंस है। 3/3 की ये मैच को शो करता है। ये किसको शो करता है? 3/3 मैच को शो करता है। और दूसरी ये कि आपको सारे बाउंड्रीज वैल्यूज आपको गिवन है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सारे बाउंड्रीज वैल्यूज आपको यहां पर गिवन है। कई बार क्या होता है कि आपको बाउंड्रीज वैल्यू गिवन नहीं रहती तो इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहां पर अभी मैं ये पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहा हूं वो क्वेश्चन वो है जिसमें आपको सारी बाउंड्रीज आपको गिवन है। आपका काम ये है कि हम यहां पर इसके इंटीरियर मैच पॉइंट को निकालेंगे, यानी कि u1 u2 u3 और u4 की वैल्यू को हम यहां पर इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं या पूरे वीडियो लेक्चर अगर आप चाहते हैं या इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9893455006 पर, जो कि एक पेड सर्विस के अंदर आएगा। आप देखें कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन है, गिवन द लाप्लास इक्वेशन del 2u by del x स्क्वायर del du by del 2u by del x स्क्वायर del 2u by del y स्क्वायर इक्वल टू 0 लिया। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। हमने बोला कि इसके जो इंटीरियर मैच पॉइंट है उसको हमने यहां पर u1 u2 u3 u4 से रिप्रेजेंट किया। अब करना है क्या है कि यदि आपके पास सारे बाउंड्री वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आपको एक लॉजिक अप्लाई करना है कि यहां पर डिफाइन करना है कि हम u4 को 0 लें, u3 को 0 लें, u1 को 0 लें या u2 को 0 लें। अब मैंने क्या करा हुआ है कि इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने के लिए यहां पर मैंने u4 को इनिशियल वैल्यू को मैंने यहां पर 0 ले लिया, जो बाद में मैं इवैल्यूएट भी करूंगा, यानी कि उसको कैलकुलेट भी करूंगा। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि अगर भाई आपने u4 लिया तो क्या मैं u2 u3 या u1 ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन लेते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम जो भी हम ले रहे हैं वैल्यूज, क्या उससे हमारे पास जो उसमें निकालते समय जो भी हम SFPF या DFPF का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं क्या वो वैल्यू से निकल पा रही निकल पा रही। तो पहले u4 को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम u3 या u2 नहीं ले पा रहे इस क्वेश्चन में। तो देखिए, अगर मैं u4 की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैंने u4 की वैल्यू को मैंने यहां पर 0 कंसिडर किया हुआ है, इस वैल्यू को मैंने यहां पर 0 माना हुआ है। अब u4 की हेल्प से मैंने निकालना चाहता हूं u1। अब देखिए, अगर मैं u1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, u1 की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं यहां पर स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूले का यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में मुझे 40 प्लस u2 लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली मेरे पास u2 की वैल्यू यहां पर नहीं है, तो अब यहां पर स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि हम डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला। तो अगर हम इस u1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि 60 प्लस u4
20 प्लस 60, हाँ बिल्कुल हम डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको समझ में होगा कि क्यों हम यहाँ पर स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि मान लो अगर मैंने U4 की वैल्यू 0 ना लिखी, अगर मान लो मैंने अगर U3 की वैल्यू अगर 0 ले ली तो फिर क्या होगा? अगर मैंने U3 की वैल्यू 0 ले ली, क्या मैं वैल्यू निकाल पाऊंगा? मान लेता हूं कि मैंने U3 की वैल्यू को 0 ले लिया है। अब U3 की वैल्यू को 0 ले लिया है, इसका मतलब है कि अब मैं U1 निकालना चाहता हूं। तो U1 निकालने के लिए या तो मैं SFPF लगाऊंगा या DFPF लगाऊंगा। तो मैंने मान लो SFPF लगाया, तो मैं 40 प्लस U2 प्लस 60 प्लस U3 करूंगा, तो ऑब्वियसली मेरे पास U2 नहीं है, तो मैं ऐसा कर नहीं सकता हूं। अब मैं क्या डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं? तो मैंने डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला 60 प्लस U4 प्लस 20 प्लस 60, तो इसमें U4 की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व तभी हो पाएगा यदि हमारे पास हम U4 की वैल्यू को 0 लेके चले। हम U1, U2 और U3 की वैल्यू को इसमें 0 नहीं ले सकते। इज दैट क्लियर? ओके। तो यहां पर हमने ये डिसाइड किया कि हमने U4 की वैल्यू को हमने यहां पर 0 लिया हुआ इनिशियली तौर पर। अब U1 की हेल्प से हम यहां पर U4 की हेल्प से हम यहां पर U1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि 60 प्लस U4 प्लस 20 प्लस 60 करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर आएगा 35। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं U2 की वैल्यू। U2 की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमें यहां पर डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने U2 की वैल्यू निकालने में अगर डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला यूज किया तो हमारे पास क्या होगा, U3 प्लस 60 आएगा। ऑब्वियसली U3 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो हमें यहां पर स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, U1 प्लस 50, क्योंकि U1 हमारे पास आ चुका है, 60 प्लस U4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास 36.25 मिलेगा। देन इसके बाद हम U3 की वैल्यू निकालना है, तो U3 की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे 20 प्लस 0 प्लस 6 प्लस U1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 16.25 मिलेगा। देन इसके बाद हम यहां पर निकालेंगे U4 की वैल्यू। तो U4 की वैल्यू हमारे पास होगी U3 प्लस 40 प्लस U2 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 28.125 आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें कब डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला और कब हमें स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला हमें अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन की हमने स्टार्टिंग तो कर दी है, तो हमने यहां पर इसकी इनिशियल वैल्यू ले ली। दिस इज U1 इक्वल टू हमारे पास 35 मिल गया, U2 इक्वल टू मेरे पास 36.25 मिल गया, U3 की वैल्यू मेरे को 16.25 मिल गई और U4 की वैल्यू मेरे पास 28.125 आ गई। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे गॉस सीडल इटीरेशन मेथड। आप देखिए कि गॉस सीडल इटीरेशन मेथड को हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि गॉस सीडल इटीरेशन मेथड कैसे अप्लाई हो रहा है। ओके, तो अगर हम डायग्राम में देखें कि हमें यहां पर U1 की वैल्यू को हमें यहां पर कैलकुलेट करना है, क्या करना है, हमें U1 की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहां पर U1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब देखिए, U1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, मेरे पास सारी इनिशियल वैल्यू आ चुकी है। तो U1 के ऊपर लिखूंगा मैं U1n+1, क्या लिखूंगा, U1n+1। देन इसमें यहां पर मैं अप्लाई कर दूंगा SFPF, क्योंकि देखिए अब मेरे पास इनिशियल वैल्यू के लिए यहां पर मेरे पास U2 की वैल्यू भी है, U3 की वैल्यू भी, U4 की वैल्यू भी, सबकी वैल्यू मेरे पास यहां पर आ चुकी है। तो यहां पर मैं स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकता हूं। और यहां पर हम गॉस सीडल इटीरेशन मेथड को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां पर इसकी एक जनरलाइज फॉर्म बना लेते हैं। जनरलाइज फॉर्म को बनाने से फायदा यह मिलेगा कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, हमने U1 की वैल्यू हम यहां पर निकालना चाहते हैं, हम निकलेगा 40 प्लस U2 प्लस 60 प्लस U3। अब देखिए, जब हम U1 की वैल्यू निकाले तो 40 प्लस U2 और U3 जो है पहली बार आया हुआ था, हमने U2 और U3 पे हमने n लगाया हुआ है। तो आप देखेंगे यहां पर मैंने U2 और U3 पे मैंने n का ऑपरेशन लगाया हुआ है। अब हम बात करते हैं U2 की वैल्यू निकालने में। तो अब देखिए, अब जब U2 की वैल्यू अगर हम यहां पर निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, तो U2 की वैल्यू अगर हम यहां पर निकालें तो U1 हमारे पास पहले निकल चुका है, जिसका मतलब यह कि इस U1 पे हमें n+1 हमें लगाना पड़ेगा। तो U1n+1 प्लस 50 प्लस 60 U4n, क्योंकि U4 अभी हमने निकाला नहीं है तो U4n लिखेगा। तो यहां पर हमारे पास U1 की वैल्यू U2 की वैल्यू आएगी U1n+1 प्लस 50 प्लस 60 U4n। आपको समझ में आ गया ये। अब हम निकालेंगे इसके बाद क्या, U3 की वैल्यू। तो अब देखो U3 की वैल्यू कैसे निकालें वो भी ध्यान समझ लो आप ध्यान से। U3 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो मिलेगा 20 प्लस U4n देन U1n+1 देन 10। ओके,
अब इसके बाद निकालेंगे U4 की वैल्यू, तो U4 की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे U3 की वैल्यू निकाल चुके, तो U3 के ऊपर भी क्या लग जाएगा, n+1 लग जाएगा, तो U3 n+1 प्लस 40, देन उसके बाद U2 की वैल्यू में निकाल चुके तो n+1 लग जाएगा, तो U2 n+1 देन +20। तो ये लॉजिक होता है, थोड़ा इसको समझना है कि जब हम यहाँ पर मैच पॉइंट से हम कोई वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द गॉस सीडल इटरेशन मेथड, तो हमें ध्यान रखना है कि जो वैल्यू हमारे पास सबसे पहली बार यूज हो रही है, इससे पहले वो वैल्यू हमने नहीं निकाली है, तो वहां पर हमें n यूज करना है। लेकिन जैसे हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन जब इसका सेकंड टर्म निकालते हैं, तो सेकंड टर्म निकालने में अगर हम फर्स्ट टर्म का यूज कर रहे हैं तो वहां पर उस टर्म को हमें n+1 की फॉर्म में लेके चलना है। आइए समझते हैं और वैल्यू को किस प्रकार से सिंप्लीफाई किया जा रहा है। अब आप देखिए, तो मैंने यहां पर ये आपको सारी वैल्यूज निकालना बता दी है। अब हम क्या करने वाले हैं, इन वैल्यू को हम अपने कैलकुलेटर में फीड करेंगे। ध्यान से समझिए, कैलकुलेटर में जब वैल्यू फीड की जाती है तो किस प्रकार से वैल्यू फीड की जाती है। ओके, तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले U1 को हम यहां पर डिसाइड करते हैं। तो U1 हमारे पास क्या था, तो देखिए हमारे पास U1, हाँ अब ये वैल्यू मेरे पास है, तो देखिए ओके, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने अपना कैल्सी मैंने यहां पर ओपन कर रखा है। इस कैल्सी को आप ध्यान से देखिएगा कि इस कैल्सी में मुझे U1 की वैल्यू लिखनी है। तो आप देखिए यहां पर कैल्सी के अंदर मेरे पास U1 U2 तो है नहीं हमारे पास। हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है उसको A B C D से रिप्रेजेंट करेंगे, और अंदर वाली वैल्यू को हम यहाँ पर X Y M और N से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर मेरे पास ये है कि हम यहाँ पर हम करने के वाले हैं कि जो हमारे पास U1 हमारे पास n+1 हमारे पास आ रहा है उसको हम यहाँ पर A से रिप्रेजेंट करेंगे, U2 n+1 को हम यहाँ पर B से रिप्रेजेंट करेंगे, और U3 n+1 को हम यहाँ पर C से रिप्रेजेंट करेंगे, और U4 n+1 को हम यहाँ पर D से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और जो हमारे पास अगर हमारे पास अंदर कोई वैल्यू अगर मेरे पास आ रही है, जैसे मान लो अगर मेरे पास U1 की वैल्यू अगर मेरे पास U2 n की अगर वैल्यू आ रही है, U1 की वैल्यू अगर मेरे पास आ रही है, U1 n अगर मेरे पास आ रहा है, उसको मैं यहाँ पर X से रिप्रेजेंट करूंगा। देन उसके बाद U2 n को मैं यहाँ पर Y से रिप्रेजेंट करूंगा, और U3 n को यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय द M, और U4 n को यहां पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसे। ओके, तो देखिए जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, तभी आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखें कैसे इसको हम यहां पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमारा काम यह है कि आप अपने कैल्सी को पहले यहां पर आप फिक्स कर देंगे। कितने के अंदर फिक्स करेंगे आप यहां पर इसको 4 डेसिमल प्लेस पे। तो हमने क्या करा, शिफ्ट दबाया, मोड प्रेस किया, 6 को प्रेस किया, क्योंकि आप यहां पर 4 डेसिमल प्रेस करना चाहते तो आपने यहां पर 4 को प्रेस कर दिया। और 4 को प्रेस करने के बाद आपको यहां पर U1 की वैल्यू लिखना है, तो हमने लिखा अल्फा, देन इसके बाद हमने लिखा ए के बाद हमने लिखा इक्वल टू के बाद हमने लिख दिया डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख दिया। हमने यहां पर लिख दिया 40 प्लस, देन हमारे पास नेक्स्ट है U2, तो U2 को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, Y से, तो मैंने यहां पर Y लिख दिया, प्लस 60 प्लस, अब मुझे लिखना है U3 को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ, M से, तो मैंने यहां पर M लिख दिया, M डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब आप देखिए यहां पर नेक्स्ट वैल्यू लिखना चाहता हूं, मैंने यहां पर सेमी कॉलम में यूज करना पड़ेगा, तो मैंने सेमी कॉलम यूज किया। अब मैं नेक्स्ट लिखना चाहता हूं B की वैल्यू, यानी कि मैं U2 n+1 को लिखना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर B को लिखना चाहता हूं, मैंने शिफ्ट वैल्यू लिखी, दिस इज योर B, दिस इज योर B के बाद मैंने इक्वल टू प्रेस किया, इक्वल टू प्रेस करने के बाद डेसिमल वैल्यू ली। अब यहां पे लिखना U1 n+1, तो U1 n+1 क्या है, मेरे पास A है, तो यहां पर मैंने A लिखा, प्लस देन उसके बाद मैंने 50 लिखा, प्लस 60 लिखा, देन उसके बाद मेरे को लिखना है U4n, तो U4n मेरे पास E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर E लिखा, देन डिवाइडेड बाय 4 लिख दिया। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमने फिर से सेमी कॉलम को यूज किया। अब सेमी कॉलम को यूज करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वैल्यू को लिखना है, तो नेक्स्ट वैल्यू हमने यहां पर लिखी। अब नेक्स्ट वैल्यू को हम यहां पर लिखना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या U3 लिखना चाहते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, C लिखना चाहिए, तो दिस इज योर फर्स्ट, हमने यहां पर C लिखा। C के बाद हमने यहां पर इक्वल टू लिखा, इक्वल टू लिखने के बाद हमने वैल्यू लिखी,
अब यहां पर 20, देन 20 लिखेंगे हम यहां पर, दिस इज 20 प्लस U4 को हमने किससे लिखा था, E से रिप्रेजेंट किया था, तो मैंने यहां पर उसको E लिखा, सॉरी दिस इज E प्लस नेक्स्ट मेरे पास है U1 n प्लस 1 क्या था, A था, तो मैंने यहां पर A से लिखा प्लस 10। देखिए जब आप ये फॉर्मूला बना रहे हैं तो बिल्कुल केयरफुली काम करेंगे, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला बनाते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती कर दी तो उसको फिर हम ढूंढ नहीं पाएंगे। अब नेक्स्ट मुझे लिखना है डी की वैल्यू लिखना है, तो डी मैंने यहां पर लिखा, डी के बाद मैंने यहां पर लिखा इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला बना रहा हूं ये फॉर्मूला मैंने खुद ने बनाया हुआ है, और ये फॉर्मूला आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, ना ही कोई आपको ये बता सकता है। हाँ, हो सकता है कि इस केस के बाद, यानी कि जब ये लेक्चर आपका अपलोड हो तो लोग इसको करना सीख जाए, ठीक है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम डी निकालना चाहते हैं। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर U3n+1 को मैंने रिप्रेजेंट किया था C से, तो मैंने यहां पर C लिखा प्लस 40 लिखा। 40 लिखने के बाद मेरे को लिखना है फिर U2n+1 को मैंने B से रिप्रेजेंट किया था, तो मैंने B लिख दिया प्लस 20 लिखा, देन डिवाइडेड बाय मैंने 4 कर दिया। ओके, ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब मुझे करना है क्या है कि यहां पर मुझे अपना फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, अब सब कुछ हम बना चुके हैं। तो अब देखिए यहां पर हमने प्रेस किया y, तो y हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, y U2 को हमने लिखा यहां पर। तो हम अगर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लिया तो हमने हमारा फॉर्मूला क्या निकालेगा, दिस इज U1 1 = 1/4 40 U2 0 प्लस 60 U3, यानी कि जो हमने यहां पर जो हमने जनरल फॉर्मूले बनाए थे वहां पर हमने n = क्या रख दिया, 0 रख दिया। ओके, अब मेरे पास U2 की वैल्यू कितनी थी, मेरे पास 36.25, U30 की वैल्यू कितनी थी 16.25। अब ये वैल्यू हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दिस इज योर 36.25, देन उसके बाद हमने m की वैल्यू ली। m हमारे पास क्या था, m था हमारे पास U3, तो U3 की वैल्यू कितनी मेरे पास 16.25, देन मेरे पास E क्या था, E मतलब U4 नॉट, तो U4 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 28.125। ओके, देन मेरे पास देखिए फर्स्ट वैल्यू मेरे पास कितनी आई 38.1250, देखो 38.1250 दिख रही है। नेक्स्ट मैंने प्रेस किया तो नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज द 44.0625, ये वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट मैंने वैल्यू को प्रेस करता हूं तो आपको मिलेगा 24.0625 मिल गया। नेक्स्ट हमने प्रेस किया तो हमारे पास आ गया 32.0313। तो आप देखना कि आपने देखा कि हम कैसे अपनी वैल्यू को हम बड़ी आसानी से जल्दी निकाल सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी आप ये कैलकुलेशन सॉल्व करें तो आपको यहां पर कॉपी में जो लिखना पड़ेगा वो इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, जिससे कि सामने वालों को जरा सा भी यहां पर महसूस ना हो कि आपने कैलकुलेशन डायरेक्ट निकाला हुआ है। तो यहां पर सबसे बड़ा ध्यान क्या रखना है, पहले हमें अपने कैसी को कन्वर्ट करना है, कितने डेसिमल पर से निकालना चाहते हैं। सेकंड हमें ध्यान रखना है अपने फॉर्मूले को बिल्कुल केयरफुली अप्लाई करना है, मतलब वैल्यू को फिट करना है, और फिट करने के बाद जो भी हम वहां पर x y z जो भी हम a b c d की वैल्यू रख रहे हैं वो मेरे को केयरफुली वहां पर रखनी है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहां पर सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना चाहता हूं तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन हमें कुछ नहीं करना, जो हमने जनरल फॉर्मूले बनाए थे वहां पर n की जगह 1 रख देना है। तो ये होगा U12 = 1/4 40 प्लस U21 प्लस 60 प्लस U31, देन हमारे पास 1/40 40 प्लस 44.0625 60 प्लस 24.625 जो हमने ऊपर से निकाली हुई है। इसी प्रकार से हमारे पास U2 U3 और U4 का फॉर्मूला हम लिख लेंगे। अब देखिए हम ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगेन हमने क्या करा कि यहां पर फिर से हमने कैलसी को प्रेस किया, तो हमसे पूछ रहा है y मतलब हमारे पास क्या हो गया 44.0625, देन इक्वल टू हमने प्रेस किया, m पूछा यानी कि हमारे पास m क्या है 24.0625, देन उसने हमसे e पूछा तो हमारे पास 32.0313। ओके, अब देखिए पहली वैल्यू मेरे पास क्या है 42.013, बिल्कुल वही वैल्यू है।
नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास कितनी है 46.0156 वही वैल्यू है। नेक्स्ट 26.0156 वही वैल्यू है। नेक्स्ट वैल्यू में निकाली 33.0078। देखिए कैलकुलेशन कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। आप देखिए अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन मेरे पास अगर 1 आवर में अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आप देखेंगे यहां पर हम ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से विद इन 20 मिनट्स में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपनी कॉपी में, वो भी फुल लेंथ सॉल्यूशन के साथ। अब देखिए हमने यहाँ पर U1 फॉर्मूला लगाया था, हमने यहाँ पर जनरल फॉर्मूले के अंदर हमने n की जगह 2 रख दिया तो U1 3 की वैल्यू निकाली हमने जो कि हमारे पास इतनी आ रही है, देन U2 देन U3 और U4 की वैल्यू निकालने हैं। तो अब इस वैल्यू को हम कैलसी से कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। ओके हम यहाँ पर अगर अपनी वैल्यू निकालना चाहते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर यूज करते हैं। तो y हमारे पास कितना है 46.01456, देन m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 26.0156, देन उसके बाद हमारे पास e की जो वैल्यू वो 33.0078 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पर केवल एक सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू मिल गई 43.0078, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास मिल गई 46.5039, नेक्स्ट वैल्यू मिल गई 26.5039, नेक्स्ट वैल्यू मिल गई आपको 33.2520। तो अब देखिए अब यहां पर इसका अगर फोर्थ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो फोर्थ कैलकुलेशन करने के लिए हमको यहां पर यूज करना पड़ेगा इसके थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू। तो हमने यहां पर यूज किया y, तो y किसके लिए यूज किया था हमने यहां पर U2 के लिए। तो U2 हमारे पास 46.05039 हो गई। देन इसके बाद हमने m किसके यूज लिया था U3 के लिए यूज किया था, तो हमारे पास हो गया 5039। देन हमने e किसके लिए यूज किया था 33.2520, राइट। तो आप देखेंगे पहली वैल्यू हमारे पास कितने 43.2520 मेरे को वैल्यू मिली। नेक्स्ट वैल्यू को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू कितनी मिल रही है हमको नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 46.6260, नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 26.6260 एंड 33.3130। अब सवाल ये उठता है कि हम ये कैलकुलेशन कब तक दोहराते रहेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर गॉस सीडल इंटीग्रेशन मेथड की हेल्प से हम 3 प्लेस ऑफ डेसिमल पर अपना सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर राउंड अप करके हमने ये 4 डेसिमल प्लेस लिया था, जैसे कि हमारे पास एक स्टेप पर जाके हमारे पास ये जो वैल्यू है वो 3 डेसिमल पर अपने आप राउंड अप होके आ जाए। तो आप देखेंगे कि यहां पर मैं अगर इस कंटिन्यू अगर इसे करते हैं तो 7 अप्रोक्सीमेशन पे हमने देखा, 7 अप्रोक्सीमेशन के बाद हमने यहां पर अगर इसको कंटिन्यू करें 8 अप्रोक्सीमेशन देखते हैं तो आप देखेंगे कि 8 अप्रोक्सीमेशन में 43.333 मिल रहा है, 9th अप्रोक्सीमेशन 43.33 मिल रहा है, यानी कि हमें 3 डेसिमल यहां पर हमारे पास मैच हो रहे हैं। देन अगर हम देखें U2 की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे 46.666 मिल रही है, यहाँ पे 46.6 मिल रही है। इसका मतलब ये भी 3 डेसिमल पे वैल्यू हमारे पास मैच हो रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें U3 की वैल्यू तो 26.6665 मिल रही है, तो 26.665 यानी कि ये भी हमारे पास 3 डेसिमल पर मैच हो रही है। और लास्ट वैल्यू देखते हैं 33.333, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 डेसिमल पर ये वैल्यू मैच हो रही है। ठीक है, तो आपने देखा कि 8 और 9th अप्रोक्सीमेशन पे इटरेशन पे हमारे पास ये वैल्यू 3 डेसिमल पे मैच हो रही है। तो डियर फ्रेंड्स आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है जरूर लेक्चर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना और प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता है। और लेक्चर के एंड में आपको बता दूं यहाँ पे मैंने एक क्यूज रखा हुआ है, उस क्यूज का आंसर आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर इन फॉर्मूलों को किस प्रकार से अप्लाई कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेन्द्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।